Welcome student again to my channel VK Voice. Next thing which I am going to discuss with you student is about chapter number 3 machine. मशीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जब हम मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, डेफिनेशन करेंगे, तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखें कि मशीन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है. आपको पता है मशीन जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट कर सकती है, गेन इन स्पीड की तरह एक्ट कर सकती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन दे सकती है. तो ये सारे के सारे फंक्शन आप अपनी डेफिनेशन में लिखेंगे. मशीन जो है वो इट कैन एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, इट कैन एक्ट एज गेन इन स्पीड एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल बी मेंशनिंग इन योर आंसर. उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है स्टूडेंट, वो है हमारा एफिशिएंसी के बारे में. एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन क्या होती है? ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एफिशिएंसी होती है आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क डन. आपने मशीन के ऊपर कितना वर्क किया और मशीन ने आपको वर्क कितना करके दिया, इन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं एफिशिएंसी. सो ये बात आपने याद रखनी है. उसके बाद आपको इस जो है वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो वर्क डन के लिए हमारे पास दो चीजें और टर्म्स हमें पता होनी चाहिए. वो टर्म्स हैं लोड एंड एफर्ट. व्हाट इज लोड? लोड वो चीज है बेटा जिसको मशीन, वो फोर्स है जिसको मशीन ओवरकम करती है, दैट रेजिस्टिव फोर्स which the machine overcomes. And then next is what is effort? Effort is that force with which the resistive force is overcome. जिसकी मदद से आप रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करते हो उसको हम बोलते हैं अपना एफर्ट कहते हैं बेटा उसको. सो ये बात आपने याद रखनी है. और इन दोनों की रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. दैट मीन रेशियो ऑफ लोड and effort is known as mechanical advantage. Load divided by effort is known as mechanical advantage. So that is their student. Then next thing is what is velocity ratio, VR. What is velocity ratio? Velocity ratio is again is a ratio of what? Ratio of velocity of effort to the velocity of load. Because when you are applying the force, the load will move and similarly the effort point will also move, and the ratio of these two, that mean the velocity of effort and the velocity of load, the ratio of these two is known as velocity ratio. And one more thing, keep it in your mind student, that these two things, namely mechanical advantage and the velocity ratio, both are a simple ratio of same physical quantities, therefore they don't have any unit. ना तो वेलोसिटी रेशियो ना ही मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट है, इनके कोई यूनिट नहीं होते. तो ये बात आपने याद रखनी है. दीज आर सिंपल रेशियो. देन नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, इफ यू आर हैविंग एन आइडियल मशीन, इन दैट केस एफिशिएंसी विल बी 1. दैट मीन वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट. आइडियल मशीन के केस में ये सारी चीजें जो है वो 1 के बराबर होती हैं. लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल मशीन की वैल्यू कभी भी जो है वो 1 के बराबर नहीं होती. इसकी एफिशिएंसी हमेशा जो है लेस देन 1 ही रहती है. उसका रीजन है कि सम एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड in the form of due to frictional force. There are friction in the mechanical parts of the machine, due to which certain energy is lost, and there are various other factors like the elasticity is there, the machine parts may not be perfectly rigid. So all these things are also responsible for the lesser value of efficiency. Efficiency of practical machine is never equal to 1, but for ideal machine it is equal to 1. And why it is never equal to? The main thing is the frictional force, due to which certain energy waste takes place, and due to which the energy the efficiency becomes less. So that is there. And then you can define efficiency in terms of mechanical advantage and velocity ratio as well student. Efficiency is equal to the, and then one more thing student, इसमें आपके पास ये डेरिवेशन के लिए भी आ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. तो आपने उसको डिराइव करना है. डेरिवेशन में आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. And if the machine is ideal, in that case the efficiency will be 1. That means mechanical advantage will equal to the velocity ratio.
एफिशिएंसी की वैल्यू 1 आएगी जब मशीन आइडियल है, और यदि मशीन आइडियल है उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉसेस आते हैं, और वो मेन लॉस आता है फ्रिक्शन की वजह से। एंड अदर आर आल्सो देयर, लाइक यू एज आई टोल्ड यू, there is a friction, there are machine parts which are having weight which is also included, and elasticity is also there, there is no perfect rigidness in the machine also, that factors are responsible for the lesser value of efficiency. So in that case mechanical advantage will not be equal to the velocity ratio. तो ये चीजें स्टूडेंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है पुलीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पुली क्या होती है। अब आपको पुलिस का पता है कि सर्कुलर डिस्क है, इसके अंदर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इस सर्कुलर डिस्क को हम बोलते हैं पुली। अब जो पुली है, पुली के क्या फंक्शंस हैं, पुलिस भी जैसे मैंने आपको बताया दो तरह की पुली आपने याद रखनी है, एक सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली है आपके पास। सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 होती है। अब क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, मैकेनिकल एडवांटेज यदि ग्रेटर होती तो उस केस में आपको पता है तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता, लेस होती तो स्पीड गेन हो जाती। लेकिन इक्वल टू 1 है तो क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई जब इसकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है तो हम इसे यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो बेटा इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए हम सिंगल फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल करते हैं। देन आ जाता है सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली की जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 2 है, दैट मीन इट इज ग्रेटर देन 1। सो द सिंगल मूवेबल पुली विल एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये सिंगल फिक्स पुली फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करती है, तो ये इसका एक यूज हो जाएगा। फिर इसके इसी के ऊपर बेस्ड बेटा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली, उसके डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी बुक के अंदर पूरा टेबल दे रखा है, वैसे तो मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो इनकी डेफिनेशन ही आ सकती है, दूसरी इनकी मैकेनिकल एडवांटेज आ सकती है, तीसरा जो है इनकी यूज, जैसे मैंने अभी बताया, एक जो है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट होती है, एक जो है चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो ये आपके सामने ये जो है चीजें आप मेंशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट इसी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। स्टूडेंट ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के अंदर आपने याद रखना है कि हमारे पास 2 ब्लॉक होंगे, एक अपर ब्लॉक होगा, एक लोअर ब्लॉक होगा। तो लोअर ब्लॉक के अंदर ही हम हमेशा लोड को अटैच करते हैं, और लोअर ब्लॉक के अंदर जो हम पुलीज लगाते हैं वो या तो अपर ब्लॉक के बराबर होंगी या उससे लेस होती है, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं होती। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और इसके ऊपर बेस्ड बेटा कई बार डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के ऊपर जो डायग्राम्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो डायग्राम भी आपने याद रखने हैं। और एक जो मैंने अभी आपको बताया कि एफिशिएंसी के बारे में आपने डिस्कस करना, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर से बेटा कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो सारी चीजें आपने याद रखते हुए वो न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में क्या होता है, वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम इट्स पाथ, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन इट्स speed, it bend from its path. This bending of light is known as refraction of light. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, और इसके बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब होती है तो क्या कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक चीज याद रखेंगे, पहले देखें कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है या रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। यदि तो लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है देन इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, and if the ray of light is moving from denser to rarer medium, in that case it will move away from the normal. एक चीज ये भी बात आपने याद रखनी है। Next thing which I am going to discuss with you is about the laws of refraction. बेटा laws of reflection, 2 laws are there.
फर्स्ट लॉ इज ये जो तीन चीजें हमारे पास होती है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये कहता है कि ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट and it is equal to refractive index. It is represented by the letter mu. So mu is equal to sin I upon sin R. तो सबसे पहले यहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो पहली डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यही हो सकती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन हमारे पास आएगी, आगे आप करोगे, वो होगा म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, velocity of light in air to the velocity of light in the medium। सो ये वाला भी आपने याद रखना है, ये इसके ऊपर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा सबसे पहला तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम की नेचर कैसी है, ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है, सो दैट ऑल दीज थिंग्स। तो पहला फैक्टर जो है वो नेचर है। दूसरा फैक्टर है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, और जहां वेवलेंथ आ जाएगी तो वेवलेंथ के साथ बेटा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो एसोसिएटेड है। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, सो दैट इज देयर। एंड तीसरा फैक्टर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है स्टूडेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, इसको एक्सप्लेनेशन टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा जो हमने डिस्कस करना है मैंने आपके साथ, वो है स्टूडेंट व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं आपको पता है, आपने वो फिगर देखा होगा ग्लास स्लैब के अंदर जब रे ऑफ लाइट मूव करती है तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट एंड द रे विच इज कमिंग आउट इज नोन एज emergence, ray of emergence is it is called, and the incident ray when produced in the forward direction, the perpendicular distance between these two, incident ray and the emergence ray, is known as lateral deviation. So lateral deviation is there. तो उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई lateral deviation कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखना है स्टूडेंट, जो lateral डिस्प्लेसमेंट है दैट डिपेंड अपॉन द थिकनेस। सबसे पहले कि थिकनेस कितनी है किसी स्लैब की आपकी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करेगा। तीसरी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम का, और लास्ट थिंग इज द वेवलेंथ। सो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर जो है आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनको डिस्कस करो। और दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो है कि एक आपकी बुक के अंदर फिगर गिवन है कि जब आप थिक स्लैब के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड बट द सेकंड इमेज विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज। सो वो वाला क्वेश्चंस भी आपने याद रखना है, उसका पूरा एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर गिवन है। सो वो डायग्राम के अकॉर्डिंगली यू जस्ट चेक इट आउट। सो वो वाला क्वेश्चन भी आपका बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है, जैसे आपने पेंसिल को डिप किया है लिक्विड के अंदर, किसी के अंदर, या किसी स्टिक को डिप किया है तो वो बेंट नजर आती है। तो बेंट नजर आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल में उसकी रियल की डेप्थ है और जो एपरेंट डेप्थ है उसके अंदर आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। और इन दोनों की रेशियो को, दैट मीन रियल डेप्थ और एपरेंट, इन दोनों डेप्थ की रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप दूसरी टर्म्स में भी जो है डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर तीन फैक्टर्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रियल डेप्थ है और एपरेंट डेप्थ है। तो यदि आपको इन दोनों में इनमें से दो पता है तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो। रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रियल डेप्थ पता है तो एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। तो द थ्री आर देयर, टू इफ यू नो द टू यू कैन कैलकुलेट द थर्ड वन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास बन सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज द एंगल ऑफ डेविएशन इफ यू आर हैविंग द प्रिज्म। जब प्रिज्म आपके पास है और उसके ऊपर एंगल ऑफ सपोज इंसिडेंट रे फॉल करती है, तो आप देखोगे इंसिडेंट रे जब दूसरे फेसेस से बाहर जाती है, आप उसको प्रोड्यूस करें
तो आप देखेंगे कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन जाता है। ये जो एंगल है ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट कितनी डेविएट हो गई फ्रॉम इट्स पाथ। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एक तो इसका डायग्राम बेटा आपका बहुत सही रहेगा। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, उसकी डेरिवेशन आपके पास आ सकती है, तो वो आपने याद रखना है, डेरिवेशन के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि ये जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, लाइक यू आर हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये जो है डिपेंड करेगा, मटेरियल की नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। इन ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा इसके ऊपर कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है तो उस केस में तो आपको वो 7 कलर्स नजर नहीं आते, डिस्पर्शन नजर नहीं आती, लेकिन जब प्रिज्म में से यही लाइट पास करती है तो डिस्पर्शन आपको नजर क्यों आती है। तो आपने याद रखना है, और स्लैब के केस में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज सेम, दैट इज वाई, तो उस केस में आपको डिस्पर्शन नजर नहीं आती। लेकिन इन केस ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट सेम, सो different colors of light since it travels with a different speed, therefore they deviate at a different angles, so they get the different position, due to which you see the 7 colors. So splitting of white light into 7 color, and this phenomenon is also known as डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास करती है तो 7 रंगों के अंदर टूट जाती है, बिखर जाती है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका रीजन है कि जो लाइट के कलर हैं, डिफरेंट कलर मूव इन द मीडियम विद डिफरेंट स्पीड, ड्यू टू विच दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड यू गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, so that phenomenon is known as dispersion of light। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी बेटा इस तरह से आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस चैप्टर में नियरली अच्छा कुछ डायग्राम्स हैं जो आपने याद रखनी है, जैसे मैंने प्रिज्म के बारे में बताया है, इसके अंदर डेरिवेशंस भी आती है, प्रिज्म की एंगल ऑफ डेविएशन को डेराइव करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीजें आपने याद रखनी है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, या व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपको पता है कि आपने कोई वाटर के अंदर कोई चीज रखो तो उसका साइज जो है वो एग्जैक्ट साइज आपको नजर नहीं आता है, तो वो आपके पास आ जाएगा। या आपने कोई ग्लास स्लैब के ऊपर, ग्लास स्लैब किसी बुक के ऊपर रखी है तो जो प्रिंटेड लेटर है दे अपीयर टू बी रेज्ड, ये भी प्रिंसिपल, ये भी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आता है। पेंसिल जो है वो बेंट नजर क्यों आती है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल हो जाएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अलावा जो इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट इसका। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने याद रखना, पहले तो कंडीशन याद रखो। उसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 2 कंडीशन इसकी याद रखनी है आपने। अब बात आती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। when the ray of light passes from denser to rarer medium and if the angle of incidence is greater than critical angle, in that case in place of moving in the other medium the ray of light bent back in the same medium, reflect back in the same medium. This phenomenon is known as total internal reflection. So total internal reflection is there. Then sometime it is also asked what is the how you will define critical angle. Student, critical angle is nothing but angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि वन रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, and the relationship is mu is equal to 1 upon sin c, where mu is the refractive index and c as you know c is the critical angle. so इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करो, क्रिटिकल एंगल गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, वो भी आप जो है इजीली कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से याद करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। सो अब तक मैंने 4 जो है टॉपिक चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। आई होप कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना पाऊँ। आई विल नॉट श्योर बट आई विल ट्राई, because it's night and it's nearly 11 o'clock when I am making this video for you student. I will try later in the morning as well. If it will be possible, I will be making the video for you. Thank you for watching.